जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो इतनी अमीर थी कि उसने एक पूरे साम्राज्य को मतलब पूरी एम्पायर को आर्थिक ताकत दी। एक ऐसा कल्चरल हब जिसने एशिया के कुछ सबसे बड़े थिंकर्स को जन्म दिया। वो जगह थी बंगाल। लेकिन आज की कहानी कुछ और ही है। तो सवाल यह है कि पूरब का वो नगीना, वो जूल ऑफ द ईस्ट आखिर अपनी चमक कैसे खो बैठा। चलिए आज इसी जटिल कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और यही वो सवाल है जो बंगाल की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के सेंटर में है। देखिए, सबसे अमीर से 24वें नंबर पर आ जाना ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये एक जबरदस्त बदलाव है। एक ऐसा भूचाल जिसने लाखों जिंदगियों पर असर डाला। ये कहानी है खोए हुए मौकों की और उन टर्निंग पॉइंट्स की जिन्हें हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ये समझने के लिए कि आखिर क्या खो गया, हमें सबसे पहले उस दौर में चलना होगा जब बंगाल को सच में पूरब का नगीना कहा जाता था। और सुनिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी, ये हकीकत थी। बंगाल एक ऐसी आर्थिक ताकत था जिसकी दौलत की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 40%। मतलब अकेला एक प्रांत, एक सिंगल प्रोविंस पूरे भारत के लगभग आधे एक्सपोर्ट्स को पावर कर रहा था। चाहे वो बेहतरीन मलमल हो या मजबूत जहाज, बंगाल का बना सामान पूरी दुनिया में जाता था। उस जमाने में हुगली नदी सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो एक ग्लोबल ट्रेड हाईवे थी। सही मायने में ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इंजन था। और इसकी राजधानी कलकत्ता, वो कोई मामूली शहर नहीं था, ये तो पूरब में लंदन का जवाब था। सोचिए, एक इतना बड़ा साम्राज्य और उस पर दो सेंटर से राज हो रहा है, वेस्ट के लिए लंदन और पूरे ईस्ट के लिए कलकत्ता। उसका आर्किटेक्चर, उसका दबदबा, उसकी पावर, इन सब ने उसे एक असली ग्लोबल सेंटर बना दिया था। लेकिन इतनी दौलत और समृद्धि हो तो दुनिया का ध्यान तो जाएगा ही, है ना। और बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ ही बंगाल की किस्मत ने पलटी मारी। वो जो सोने की दीवार थी उस पर पहली दरार पड़ गई और यहीं से शुरू हुआ एक सिस्टमैटिक लूट का दौर। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के हाथ एक बहुत बड़ी चीज लगी, दीवानी राइट्स। अब इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब यह था कि बंगाल के पूरे खजाने पर अब उनका कंट्रोल था। वो जैसे चाहें, जितना चाहें टैक्स वसूल सकते थे। और ये पैसा बंगाल में वापस इन्वेस्ट नहीं होता था, नहीं, ये सीधा ब्रिटेन भेजा जाता था, जिससे उनकी अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल मिला। और बाद में जब बंगाल के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई तो सजा के तौर पर उन्होंने राजधानी ही दिल्ली शिफ्ट कर दी। मतलब बंगाल को राजनीतिक तौर पर भी कमजोर कर दिया गया। और ये लूट किस स्केल पर थी, ये समझने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के खुद के शब्द ही काफी हैं। जब उस पर करप्शन का मुकदमा चला तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा, मैं तो अपने संयम पर खुद हैरान हूं। सोचिए, उसका मतलब था कि मेरे कदमों में इतनी दौलत पड़ी थी कि मैं चाहता तो इससे कहीं ज्यादा लूट सकता था। ये वही आदमी था जो एक मामूली क्लर्क बनकर आया था और बंगाल को लूटकर यूरोप के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। अंग्रेजों की लूट तो थी ही, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारत की आजादी के साथ बंगाल पर एक और कयामत टूटी, 1947 का बंटवारा। इस बंटवारे ने जमीन को दो हिस्सों में चीर कर रख दिया और इसकी पहले से ही कमजोर हो चुकी इकोनॉमी को एक और जबरदस्त झटका लगा। ये इकोनॉमी को सियासत से तबाह करने का एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। जरा सोचिए, जो जूट मिल्स थीं, मतलब इंडस्ट्री का जो दिल था, वो रह गए बॉर्डर के एक तरफ, और जो जूट के खेत थे जो इन मिल्स को कच्चा माल देते थे, वो चले गए दूसरी तरफ। मतलब एक झटके में पूरी सप्लाई चेन ही काट दी गई। अब बताइए, ऐसी चोट से कोई इंडस्ट्री भला कैसे उभर सकती है? लेकिन हैरानी की बात देखिए, इतनी लूट और बंटवारे के बाद भी बंगाल ने हार नहीं मानी थी। 1960 में भी ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस था, नेशनल एवरेज से काफी आगे। फैक्ट्रियां तब भी चल रही थी, लोगों में बिजनेस करने का जज्बा अब भी जिंदा था। तो फिर आखिर वो क्या हुआ जिसने इस गिरावट का सबसे निर्णायक अध्याय लिखा? अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जिसने बंगाल के आर्थिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये शुरुआत थी लेफ्ट फ्रंट के 34 साल लंबे शासन की। एक ऐसा दौर जिसकी नीतियों ने इस राज्य पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक नहीं मिटी है। और इसी दौर में बंगाल की इंडस्ट्रियल डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ा, घेराव। अब यह कोई मामूली स्ट्राइक नहीं थी। इसका मतलब था कि मजदूर अपने मैनेजरों को उनके ही ऑफिस में फिजिकली बंद कर देते थे, घंटों तक, दिनों तक। और जब इस तरीके को सरकार से भी एक तरह की, कह सकते हैं, खामोश मंजूरी मिलने लगी, तो इसने हर उस इंसान को एक खौफनाक मैसेज दिया जो बंगाल में पैसा लगाने की सोच रहा था। और इसका असर
बहुत तेज और बहुत बुरा हुआ। कुछ ही सालों के अंदर भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट में बंगाल का हिस्सा सीधा आधा हो गया, 50% डाउन। कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलने लगीं। ये सिर्फ एक आर्थिक सुस्ती नहीं थी, ये वो था जिसे इकोनॉमिस्ट्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, मतलब एक राज्य के पूरे इंडस्ट्रियल बेस को सिस्टमैटिकली खत्म कर देना। और अगर इस पूरे माहौल का कोई एक प्रतीक है तो वो है ये घटना। देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक आदित्य बिरला, उनकी कार को कलकत्ता में एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के ठीक सामने रोका जाता है, और उनके साथ जो हुआ वो शर्मनाक था। इस एक वाकये ने पूरे देश की इंडस्ट्री को एक सीधा और साफ मैसेज दे दिया था, बंगाल में अब आपका स्वागत नहीं है। तो अब कहानी आ पहुंचती है 21वीं सदी में। लेफ्ट फ्रंट को भी शायद एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पॉलिसीज को बदलने की कोशिश की। इंडस्ट्री को वापस लाने का एक प्रयास किया गया, लेकिन ये कोशिश एक बहुत बड़े सियासी भूचाल पर जाकर खत्म हुई। इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा करने के लिए लेफ्ट सरकार ने सिंगूर में टाटा नैनो फैक्ट्री जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को बुलाया, लेकिन जमीन अधिग्रहण के तरीकों पर किसानों ने जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया। फिर नंदीग्राम में भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट हिंसक हो गया। और विडंबना देखिए, इंडस्ट्री को वापस लाने की कोशिश में लेफ्ट सरकार ने अपने ही सबसे बड़े वोट बैंक यानी किसानों और मजदूरों को खुद से नाराज कर दिया। वही लोग जिन्होंने उन्हें इतने सालों तक सत्ता में रखा था। और इन्हीं किसान आंदोलनों की लहर पर सवार होकर ममता बनर्जी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने लेफ्ट के 34 साल पुराने किले को ढा दिया। बंगाल में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। और ये जो नंबर हैं, ये पूरी कहानी को बस 2 लाइनों में बयां कर देते हैं। 1960 में बंगाल का एक आम इंसान एवरेज भारतीय से कहीं ज्यादा अमीर था, और आज हालात बिल्कुल उल्टे हैं। जो राज्य कभी लीडर था वो आज नेशनल इनकम के एवरेज से भी पीछे रह गया है। यही है बंगाल के पतन की स्टैटिस्टिकल यानी आंकड़ों की सच्चाई। तो बंगाल की कहानी ये बाहरी लूट और अंदरूनी गलतियों दोनों की कहानी है। और आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो बहुत गहरा है। क्या बंगाल अपने अतीत से ऊपर उठकर इंडस्ट्री और तरक्की पर आधारित एक नया भविष्य बना पाएगा, या फिर ये उन्हीं सियासी झगड़ों में फंसा रहेगा जिन्होंने इसे यहां तक पहुंचाया है? इसका जवाब सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि एक महान विरासत का मुस्तकबिल तय करेगा।